विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि यह पेपर कब हुआ है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं कि यह पेपर जो हुआ है, यह पेपर दिनांक 6 नवंबर, कब हुआ है? दिनांक 6 नवंबर 2025 को हुआ है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है। केमिस्ट्री का पेपर है, रसायन शास्त्र का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 20 दिए हुए हैं और आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है। अब इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सभी प्रश्नों के हल हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न से चलते हैं और फिर बाद में डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन की तरफ भी हम जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए और उसका आंसर दीजिए, ये प्रश्न है पहला। और उसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न है। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है, एट गिवन टेम्परेचर द टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज। तो आप लोग जानते हैं कि जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब समान हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा समपराश्री विलयन। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? समपराश्री विलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, Al3 पॉजिटिव L+3 इलेक्ट्रॉन Al सॉलिड इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में 1 मोल हेतु कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न है। यानी प्रश्न क्या दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al सॉलिड हाउ मच फेराडेज चार्जेस इन रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल। तो विद्यार्थियों, आपको दिखाई दे रहा है कि फेराडे की बात हो रही, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट हो रहे? 3 इलेक्ट्रॉन। और कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 फेराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 फेराडे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? तो देखो, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था की बात हुई है यहां पर। अब यहां पर आप बात करें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था की, तो वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम और कॉपर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता है, क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी, यहां पर आपको मैं बता दूं कि स्कैंडियम जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर स्कैंडियम क्यों होगा? तो देखो, हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 21 होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d1 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा 4s2 3d1, इसके बेसिस पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +3 होती है। क्या होती है? स्कैंडियम हमेशा +3 फॉर्म में पाया जाएगा। जबकि वेनेडियम, स्कैंडियम पर आता है टाइटेनियम और वेनेडियम। वेनेडियम जो है वो +2, +3 और +4 में होगा। क्रोमियम जो है, ठीक है ना, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, क्रोमियम 24 नंबर होता है। तो ये 2, 3, 4 और 5 तक चला जाता है, ये ध्यान रखना। और कॉपर जो होता है वो कॉपर +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो एकमात्र स्कैंडियम ऐसा है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्कैंडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, FeC2O4 पॉजिटिव में Fe की उप सहसंयोजक संख्या क्या है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको हम लोग। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeC2O4 पॉजिटिव इज। तो देखो विद्यार्थियों, यहां पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी, उसने उप सहसंयोजक संख्या की बात करी। तो आप देखोगे ये जो है, ये जो लिगेंड है C2O4 एक ऑक्सिलेट लिगेंड है। कौन सा? ऑक्सिलेट लिगेंड है। जब आप इसको लिखते हो तो COO नेगेटिव इस तरीके से लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर इस ऑक्सिलेट लिगेंड की डोनर साइड मतलब दान करने की क्षमता कितनी होगी? तो 1 और 1 2, दो साइड से ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, मतलब दो तरफ से बॉन्ड बनाता है। इसको बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो
यदि एक लिगेंड दो साइड से डोनेट कर रहा है तो तीन लिगेंड है, कितने, तीन लिगेंड है यहां पर, तो तीन लिगेंड, तो तीन दूने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका 6 होगा, ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट आंसर 6 होगा। बहुत बढ़िया पेपर आए हैं, इस पेपर के बेसिस पर आप अपनी एमपी बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अंदर आगे जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छे अच्छे से प्रश्न देखने को मिले हैं। चलता आगे, एथिलीन क्लोराइड क्या है, तो ये एक जेम डाइहैलाइड है। क्या है, जेम डाइहैलाइड है, देखिएगा यहां पर दिया हुआ एथिलीन क्लोराइड इज द जेम डाइहैलाइड। एथिलीन क्लोराइड का मतलब जेम डाइहैलाइड हो जाएगा। अब जेम डाइहैलाइड क्या है, तो देखो एक तो विसिनल होता है, विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी, और जेम डाइहैलाइड का मतलब एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन ग्रुप का प्रेजेंट होना, उसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। देखो एथिलीन बोला उसने, एथिलीन बोला मतलब कि इसका फार्मूला होगा CH3CHCl2, ये फार्मूला हो जाएगा। और यदि आप इसको लिखना चाहो तो व्यवस्थित CH3, यहां पर आएगा Cl, यहां पर आएगा Cl, और यहां पर आ जाएगा H, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड मतलब कि जेम डाइहैलाइड हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से अम्लीय शक्ति बढ़ने का सही क्रम क्या है, तो देखो उसने क्या प्रश्न पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है। तो देखो विद्यार्थियों, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, क्लोरो एसिडिक एसिड जो होता है मोर एसिडिक होगा इन सब में, इन सब में, ठीक है। उसके बाद आता है एसिडिक एसिड का नंबर, फिर फिनॉल का, फिर एथेनॉल का, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न आपके सामने आ गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ द सेल कांस्टेंट। तो देखो सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है, पढ़ रखा आपने, तो क्या फार्मूला है, G इक्वल टू एल बाय ए होगा, क्या होगा, G इक्वल टू एल बाय होगा। दूसरा, दर के ए की पावर ए बाय टू बी की पावर 3/2 की अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। उस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप बात करते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप क्या करते हैं, पावर को आप प्लस करते हो, तो पावर को प्लस करते हैं तो n+m हम फार्मूला लिखते हैं, तो यहां पर पावर क्या है 1/2 + 3/2, तो टोटल आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना होगा विद्यार्थियों, यहां पर आपको अभिक्रिया की कोटि 2 लिखना होगी, क्या लिखना होगी, 2 लिखना होगी। अगला, Zn केवल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो विद्यार्थियों Zn के बारे में आप अच्छे से जानते हो, Zn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ओनली +2 दिखाता है, कौन सी, ओनली +2 दिखाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी NiCN4 नेगेटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, CN जो होता है वो जो लिगेंड होता है, CN एक साइनो लिगेंड है। तो लिगेंड दो टाइप के होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो जो साइनो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ धक्का देगा। जब अंदर की तरफ धक्का देगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा। अगला, एल्डिहाइड शिप अभिकर्मक के साथ कौन सा कलर देता है। तो जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन शिप अभिकर्मक के साथ कराओगे तो पिंक कलर देगा, कौन सा, पिंक कलर देगा। विटामिन B6 का आपसे नाम पूछा गया है, विटामिन B6 का नाम पूछा गया, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हम लोग, सत्य असत्य का चुनाव कीजिए। अगला देखिए, यहां पर हम इंग्लिश हिंदी दोनों पैरेलल एक ही पेज में आ गए हमारे, बहुत अच्छी बात है। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, तो देखो ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि मोलरता होता तो वो ताप के साथ परिवर्तित होती, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो मोलरिटी चेंज विद द टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, फॉल्स है। डेल जे व विद्युत वाहक बल का संबंध डेल जे इक्वल टू -NFE है, इन रिलेशन ऑफ डेल जे विद द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डेल जे इक्वल टू -NFE, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। अगला, लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड की अभिक्रियाशीलता होती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, CONH3 में IUPAC के अनुसार धातु के नाम के अनुलग्न में 8 लगाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUPAC इन CONH3 Cl3 suffix 8 is used in the metal।
तो विद्यार्थियों 8 कब लगता है? जब यहां पर सभी लिगेंड नेगेटिव नेचर के हो तब 8 लगता है। तो सभी तो नेगेटिव है नहीं, NH3 तो न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, लगभग सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया, मतलब ये स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली पूछ रहा है वो, प्रोपोर्शनली कहता तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। मेसोकलम के पास आ गया, देखो जल की जो है वाटर की हमारी मोलरिटी, मोलर जो होगा 55.5 हो जाएगा। आयरन का नंबर जो होता है वो 26 होता है, कितना होता है? 26 होता है। K4 एफिशिएंसी में ये यहां पर लिगेंड कितने? 6 दिखाई दे रहा है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, K4 एफिशिएंसी लिगेंड कितने? 6, ठीक है बिल्कुल 6 लिगेंड 6, ठीक है। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। और एल्डोहेक्सोस क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। कहां गया भैया ग्लूकोज? ये ग्लूकोज होता है। तो ये आप मैच द कॉलम देख लीजिए, ठीक है, ये मैच द कॉलम आपकी हो गई। अब आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में, एक वाक्य में आंसर लिखिए। हेनरी का नियम वो उसका व्यंजक पूछे आप लोगों से ना, स्टेट हेनरी लॉ एंड इट्स फार्मूला। तो देखो विद्यार्थियों, हेनरी लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं और उसके फार्मूले को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हेनरी का फार्मूला क्या है? तो हेनरी का फार्मूला पढ़ते हो कि P प्रोपोर्शनली X पढ़ते हो आप लोग, और P प्रोपोर्शनली KH पढ़ते हैं हम लोग। तो हेनरी क्या कहता है? हेनरी कहता है कि जब भी आप किसी भी गैस को किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो, जब भी किसी गैस को किसी लिक्विड में आप घोल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि जितना अधिक आप प्रेशर अप्लाई करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह हेनरी का नियम है। अरिनियस समीकरण क्या है? तो अरिनियस समीकरण को लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या है? A इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाय RT। ध्यान रखना ये अरिनियस समीकरण है। परमाणु क्रमांक 25 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की गणना कीजिए। देखो ये अच्छा सा प्रश्न है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 25। अब 25 किसका नंबर है? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज का नंबर, किसका नंबर है? मैग्नीज का। और मैग्नीज में आप अच्छे से जानते हो कि 4s2 3d5 होता है। क्या होता है? 3d5 होता है, क्योंकि इसका नंबर 25 हो जाता है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। और ध्यान रखना पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित फॉर्म में, अनपेयर्ड फॉर्म में। अब अनपेयर्ड फॉर्म में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं? n+2 लिखते हैं, तो √5 आ जाएगा, है ना? ऐसा, सॉरी, n+2 लिखेंगे तो n की जगह आप क्या लिखोगे? तो n की जगह आपको लिखना होगा यहां पे, n की जगह क्या लिखना होगा? तो n की जगह आपको लिखना होगा यहां पर 5, ब्रैकेट के अंदर 5 + 2, ये ऐसे सॉल्व करना। जब इसको रूट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 5.92 निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर 5.2 है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 लिखना पड़ेगा आपको, याद रखना। अगला, CH3O का IUPAC नाम लिखिए। ये पूछा इसने चौथे में, है ना? ये पूछा गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इसका IUPAC नाम क्या है? तो देखो ये ऑक्सीजन है, मतलब ईथर है, तो इसको बोलोगे मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीप्रोपेन। ध्यान रखना, मिथॉक्सीप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगली अभिक्रिया उसने क्या दी है? अगली अभिक्रिया देखो यहां पर दिया, तो ये आपको याद है कौन सी अभिक्रिया? रिडक्शन है, अपचयन है। तो जब यह रिडक्शन होगा तो इसको पूर्ण करना है, तो आप यहां लिखोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर CH2 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये बनाना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगला प्रश्न, गैल्वेनिक सेल की एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। अब इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लगभग हमारा वीडियो है वो 13-14 मिनट का हो चुका है। आगे बढ़ रहे, आने वाले 20-25 मिनट में पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। गैल्वेनिक सेल की एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड एट द गैल्वेनिक सेल। तो देखो यहां आ जाता हूं मैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड वह स्थान होता है जहां ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड वह स्थान होता है जहां अपचयन होता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य एनोड अभिक्रिया, in a galvanic cell the anode where the oxidation occur and the cathode is where reduction occurs. For example, common anode reaction is, तो एनोड पर क्या हुआ? Zn, Zn2 पॉजिटिव,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया। ध्यान रखना, किस में चेंज हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो यहां से आएंगे और Cu में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ ये 2 अभिक्रियाएं लिखना थी। कितनी? मात्र 2 अभिक्रियाएं आपको यहां पर लिखना थी, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2 अभिक्रियाओं में आपका काम हो रहा है। चलते हैं आगे। इसके और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? लेड संचायक बैटरी की एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है। राइट केमिकल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड द लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखो वो भी देख लेते हम लोग। तो लेड स्टोरेज बैटरी के हम डिस्चार्ज के दौरान अभिक्रिया लिख रहे हैं ना। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्या है? तो देखो एनोड पर आपको रिएक्शन लिखना लेड प्लस SO4 नेगेटिव, ये बन जाएगा लेड सल्फेट में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। और कैथोड पर आपको जो अभिक्रिया लिखना वो ये रही, लेड ऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन की समग्र अभिक्रिया। इसको यदि दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी समग्र अभिक्रिया हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हम लोग। नेक्स्ट है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में कोई भी 2 अंतर लिखो और अभिक्रिया का वेग और दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर लिखो। यानी कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन वेलोसिटी एंड रेट कांस्टेंट। विद्यार्थियों एक बात और बता दूं आप लोगों को मैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल है उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं, उनके भी सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले इस प्रश्न क्रमांक 7 को देख लेते हम लोग। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आपको यहां पर हम आगे बता रहे हैं, ये देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में टकराने वाले अणुओं की संख्या और दर नियम में सांद्रता पदों की घातों का योग, ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कोलाइड्स इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। ये डेफिनेशन हमारी पहली होगी। उसके बाद डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी एक सैद्धांतिक पद और एक प्रायोगिक पद है। वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 यानी कोई भी होल नंबर होगी। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 या फ्रैक्शनल भी हो सकती है। विशेषता क्या है? तो वेलोसिटी जो होती है वो रेट सॉरी हाँ ये आपको इतने डिफरेंस लिखना है, 2 पूछे थे, कोई भी 3 डिफरेंस मैंने बता दिए। चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो रेट कांस्टेंट, दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो इसके डेफिनेशन क्या है? प्रति इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन। दर नियम में एक अनुपातिक स्थिरांक की जो प्रतिक्रिया दर को अभिकारक सांद्रता से संबंधित करता है। तो द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट्स। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस हो जाएगा। अगला देखोगा निर्भरता, डिपेंडेंसी। अभिकारकों की सांद्रता और तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है लेकिन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगला वैल्यू की बात करें तो अभिक्रिया के बढ़ने के साथ साथ समय के साथ परिवर्तन होता है और निश्चित तापमान पर एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिर मान हो जाता है। यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती हैं और इकाइयां प्रतिक्रिया के समग्र पर निर्भर करती है। जैसे 0 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, एस सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर की होती है, मीटर मिनट इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चले आगे, ये डिफरेंस आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखने थे तो आपने लिख दिए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको ले चलता हूं यहां से। अगला, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है ना। अब आपको आईयूपीएसी नाम पूछे गए तो 2 फार्मूले दिए हुए, इन दोनों के आईयूपीएसी नाम हम लिख लेते हैं। तो देखो इन दोनों के आईयूपीएसी नाम मैंने यहाँ पे आपके बता रखे आपको। देखता आईयूपीएसी नाम की तरफ चल रहा हूं मैं यहां से। चलो आ जाता है आईयूपीएसी नाम। देखो पहला नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसका PTNS3 2Cl NO का आईयूपीएसी नाम होगा डाई एमीन। एमीन कितने? 2 डाई एमीन क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो। ठीक है। फिर याद या क्लोरिडो नाइट्रिटो, नाइट्रिटो NO और नाइट्रिटो N प्लेटिनम सेकेंड। ये इसका हो जाएगा, ध्यान रखना इसका यूपीसी नाम ये हो जाएगा। एक और दिया हुआ है NiCO4 का यूपीसी नाम। तो NiCO4 का नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये रहा। निम्नलिखित उपसंयोजकों के सूत्र लिखिए। अब आपको यहां पे सूत्र लिखना है इन दोनों के। तो देखो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट का उसने, तो पोटेशियम तो आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी का है तो ये 4 हो गए। जिंकेट Zn का है तो यहां पर आपका हो जाएगा ये वाला फार्मूला इसका पहले का। दूसरा डाइक्लोरो 20, देखो डाइक्लोरो 20 तो आपको क्लोरीन कितने का है उसने? 2 का है। फिर एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट फॉर्म में विद्यार्थियों EN लिखते हैं और 20 का मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। बात किसकी हुई है? कोबाल्ट की हुई है। तो यहां पर आपका सेंटर मेटल क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा।
और कितना आयन का उसने, थर्ड आयन का है ना, डाइक्लोरो डो क्लोरिडो 20 का मतलब 2, ठीक है। एथेन 1,2 डायमीन, ईरियम का कोबाल्ट थर्ड। तो यहां पर आप एक और सीएल लिख सकते, कोबाल्ट थर्ड है ना, एक मिनट, कोबाल्ट थर्ड है ना, तो इसके ऊपर दो ने एक पॉजिटिव, कोबाल्ट थर्ड, इसके ऊपर चार्जेस आएंगे, ध्यान रखना, इसके ऊपर चार्जेस आएंगे, यहां पर इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, क्या जाएंगे इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर ये चार्जेस लगना चालू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये नेगेटिव है, 2 नेगेटिव ये हो गए और एक नेगेटिव ये हो जाएगा, तो इस तरीके से 3 नेगेटिव इस पे चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा डाइक्लोरो 20 एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चल तुम आगे चले इसमें से, चले आगे नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं, आपको नेक्स्ट पेज आ रहा है यहां पे। चलो अगला प्रश्न आ गया, Fe6 नेगेटिव में पाए जाने वाले संकरण व चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात कीजिए। राइट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इन Fe6 नेगेटिव आयन। ये क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 और उसके और में दिया किलेट का एक उदाहरण से समझाइए, डिफाइन किलेट विद एन एग्जांपल। तो देखो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। किलेट एक समन्वय संकुल होता है जहां एक केंद्रीय धातु आयन 2 या 2 से अधिक डोनर साइड्स में एक लिगेंड से बॉन्डेड होती है, जिससे एक वलय संरचना बनती है जो कि कॉम्प्लेक्स की स्थिरता को बढ़ा देती है। इसका एक सामान्य एग्जांपल जो है वो है हमारा एथिलीन डायएमीन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डोनर साइड होती है, एक डोनर साइड तो यहां पर, एक डोनर साइड ये रही, ये बीच में बना कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है। जैसे यहां पर देखो, अब यहां पर आप देखोगे तो इस पीटी में ये एथिलीन डायएमीन कितनी तरफ से डोनेट कर रहा है, तो एक डोनर साइड ये होगी, एक ये होगी, तो इसलिए इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ उसने, इसी के और में एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। उसने पूछा कि Fe6 नेगेटिव में पाए जाने वाला संकरण व चुंबकीय आघूर्ण लिखें। तो विद्यार्थी Fe6 नेगेटिव में जो पाया जाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 और पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर होगा, यानी कि अनुचुंबकीय हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय, नोवे का आंसर है D2sp3 और पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय हो जाएगा। चलते हैं आगे, डीडीटी का आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको, ठीक है, और उसके और में फिटिंग रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन लिखना है ना। तो देखो देख लेते हैं डीडीटी का आईयूपीएसी नाम। डीडीटी का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका आईयूपीएसी नाम देखो, आईयूपीएसी नाम 111 ट्राइक्लोरो 22 BIS 4 क्लोरोफेनिल इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है और इसका फार्मूला आपको ये बनाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अगेंस्ट में क्या पूछा उसने, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ये फिटिंग रिएक्शन, दो बेंजीनिंग आपस में कपल करेगी 2 सोडियम की प्रेजेंस में। कितनी सोडियम की प्रेजेंस में, यहां पर सोडियम के मॉलिक्यूल 2 हो जाएंगे, तो ये दोनों NaCl यहां से बाहर चला गया और दोनों रिंग कपल हो जाएगी, तो बाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की अम्लता की सामर्थ्यता का प्रभाव कारण से स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन विद रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरेटिवली द्वितीयक सेकेंडरी से, और उससे कम तृतीयक होता है। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ प्राथमिक ज्यादा, द्वितीयक और तृतीयक। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले प्लस आई प्रभाव के कारण एल्कोक्साइड आयन पर ऋणात्मक आवेश और घनत्व बढ़ जाता है, जिससे वह कम स्थिर हो जाता है। दिस इज बिकॉज एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, the negative charge density on the alkoxide ion increase due to the electron donating plus I effect making। कम स्थिर संयुग्मिक क्षारक होने के कारण अम्लता कम हो जाती है और प्रोटॉन का मुक्त होना कठिन हो जाता है। मतलब जितने ज्यादा भीड़भाड़ बढ़ाओगे ना तो वहां पर कठिन हो जाएगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो रहेगा वो थोड़ा सा एसिडिक रहेगा इन कंपेरेटिवली सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके और में एक और क्वेश्चन था, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों? संक्षिप्त कारण दीजिए। As compared to alcohol, phenol is more acidic. Why? Given reason briefly. फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि रिजल्टेंट की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन में ऋणात्मक आवेश बेंजीन रिंग पर आ जाता है, जिससे उस पर रेजोनेंस यानी अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत हो जाता है, जिससे अधिक स्थिर हो जाता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इन द रिजल्टिंग फिनॉक्साइड आयन इज डिलोकलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग मेकिंग इज मोर स्टेबल। इसके विपरीत जब अल्कोहल एक प्रोटॉन खो देता है तो परिणामी अल्कोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थिर नहीं हो पाता है,
जिससे ये कम स्थिर मध्यवर्ती बन जाता है और एल्कोहल स्वयं कम एसिडिक हो जाता है। इसका रीजन बताता हूं मैं, ऐसा हुआ क्यों। तो देखो इसका एक रीजन है जो हम बात कर रहे हैं यहां पर। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है ना, इसको ब्रेक करोगे तो आपका मामला यहां पर होगा C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो बना है इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। अब मैं आगे जा रहा हूं फिनॉल के पास। किसके पास गया? फिनॉल के पास। अब फिनॉल के पास जैसे ही मैं गया तो इसको मैंने ब्रेक किया, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहां पर आ जाएगा आपका O नेगेटिव प्लस यहां पर आ गया H पॉजिटिव। ये क्या बन गया? इसको बोलते हम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में क्या पाया जाता है? रेजोनेंस। अब ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस बन जाने के कारण वो क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है और एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन बनता है और रेजोनेंस नहीं होते, इसलिए कम एसिडिक होता है, ध्यान रखना। अगला, हेल-वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से लिखिए। अब देखो रासायनिक समीकरण से आपको लिखना है इसको, तो देखना हेल-वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा हैलोजनीकरण की एक विधि है। तो मैं आपको सीधे रिएक्शन की तरफ ले चलता हूं। ये देखो हमारे पास में एसिडिक एसिड है या हमारे पास में कोई दूसरा एसिडिक एसिड है। जैसे मैंने ले लिया यहां पर एक एसिड ले लिया, ये देखिए मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर किसी क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया। किसका? क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्लोरीन निकलेगा, तो माइनस क्या हो गया? HCl। क्या बचा? तो आप लिखोगे सर CH3 बचा, यहां पर CH बचा, यहां COOH बचा और इस कार्बन पर एक Cl आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को हेल-वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे अगले सेगमेंट में। इसके अपोजिट क्या आया था? फेलिंग परीक्षण की रासायनिक समीकरण पूछी थी, तो ये इसका दिया हुआ पूरा पोर्शन। फेलिंग परीक्षण एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन से ऑक्सीकृत हो जाता है और फेलिंग विलयन में कॉपर सेकंड आयन कॉपर फर्स्ट आयन में ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और लाल अवक्षेप प्राप्त होते हैं। याद रखना फेलिंग विलयन लाल अवक्षेप देता है, किसके साथ में? एल्डिहाइड के साथ। शिव अभिकर्मक पिंक देता है और टॉलेंस अभिकर्मक सिल्वर मिरर बनाता है। याद रखना तीनों को। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट मैंने एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन 2CO2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव, मतलब कि फेलिंग विलयन से कराई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एल्डिहाइड है यहां पर एक ऑक्सीजन इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फेलिंग टेस्ट होगी। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड पूछा है और इसी के अपोजिट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हाफ लाइफ पीरियड पूछा है। तो डेराइव हाफ लाइफ फार्मूला ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ये रहा हमारा फार्मूला क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का K इक्वल टू A0 माइनस A/T, ठीक है। टाइम की बात करें तो T इक्वल टू 1/2, तो A का मामला क्या हो जाएगा? तो A इक्वल टू 1/2 A0 हो जाएगा। समीकरण में मान रखोगे तो K इक्वल टू A0 माइनस इस A की जगह हमने A0 रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया? इस A की जगह पर इस A0 को रख दिया, 1/2 A0 को रख दिया और इस T की जगह पर हमने T 1/2 रख दिया। तो T 1/2 इक्वल टू A0/2 के हो जाएगा और A मोल पर लीटर है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो T 1/2 बाय A/2 के हो जाएगा। T 1/2 प्रोपोर्शनली A हो जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के प्रोपोर्शनली होती है, याद है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट उसने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछा। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर अर्धायुकाल क्या होता है? T 1/2 से डिनोटेट करते हैं। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल का मान अभिलाक्षणिक होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की गणना करें तो मान लो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है, अर्ध परिवर्तन का समय T 1/2 है, तो अर्ध परिवर्तन के बाद अभिक्रिया की सांद्रता A/2 मोल पर लीटर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू 2.303/T log A/A-X का मान रखने पर, तो जब इसका मान रखेंगे तो K इक्वल टू, अब T की जगह में क्या लिख रहा हूं? T 1/2, ये देखो T 1/2 और A की जगह A 1/2 रख रहा हूं, तो मैंने T 1/2 रख दिया, log A/X की जगह में रख दिया A/2। मैं क्या कर रहा हूं? X की जगह, ध्यान रखना इस X की जगह में लिख रहा हूं, इस X की जगह में लिख रहा हूं A/2, तो इस X की जगह में लिख दिया A/2, ठीक है। 2.303 T 1/2 log A/A2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका log 2 का वैल्यू होता है 2.303, ये दिया हुआ। जब ये दिया हुआ इसको पुट करोगे तो 2.303 बाय K और इसका वैल्यू 0.3010 इसको पुट करेंगे तो T1/2 इक्वल टू 0.693 बाय K हो जाएगा। ये आपका हाफ लाइफ पीरियड हो गया। लेंथेनाइड संकुचन परिभाषित कीजिए, इसका परिणाम लिखिए। डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु और आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। As the atomic number of lanthanides increase the size of their atoms,
एन आयंस डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या है? लेंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर N-2 उपकोश में प्रवेश करता है, अतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाते हैं। In lanthanides, a new electron enter the N-2f subshell inside of the outermost shell. The force of attraction between the electrons and the nucleus increase, causing the atoms or ion to contract. लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है? लेंथेनाइड यानी इफेक्ट ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ध्यान रखना, इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला, अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइड से पूर्व आने वाले तथा अन्य इनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जिरकोनियम और ऑर्गेनियम के गुणों में काफी समानता पाई जाती है। उसके बाद अगला दे रखा उसने, ये आपका इसका रीजंस हो गया। अब इसके और में क्या पूछा था? संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन आयन होते कारण दीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, गिवन रीजन, गिव रीजन। तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब उनमें अनपेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और दूसरा उनके अंदर डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी संक्रमण भी होता है, जिससे वे क्या होते हैं? कलर्ड दिखाई देते हैं। जब प्रकाश इन यौगिकों पर पड़ता है, यानी जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर प्रकाश पड़ता है, तो कुछ विशिष्ट वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य अवशोषित हो जाती है, और बाकी जो प्रकाश है वो क्या होता है? उत्सर्जित हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? कलर दिखाई देने लगते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्वों के पास अपूर्ण डी कक्षक होता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऊर्जा का अवशोषण और डीडी ट्रांजिशन। जब इन यौगिकों पर प्रकाश पड़ता है तो युग्मित डी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ईर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी मूवमेंट होता है, और इसी को हम डीडी ट्रांजिशन नाम दे देते हैं। कलर का दिखना, इलेक्ट्रॉन के अवशोषित करते हैं और शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है, और उत्सर्जित प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश के सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए कारण वो यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। आवेश स्थानांतरण, कुछ मामलों में रंग का आवेश का स्थानांतरण के कारण होता है, जहां लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन पर भी स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक टेबल को जानते हैं, इस टेबल को आप मेन एग्जाम के लिए जरूर याद रख लीजिएगा। स्कैंडियम 3d0 है तो कलरलेस होगा, टाइटेनियम 3d1 है तो पर्पल होगा, वेनेडियम 3 पॉजिटिव है तो ग्रीन कलर होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है 3d3 है तो वॉयलेट कलर होगा, Mn3 पॉजिटिव 3d4 है तो वॉयलेट कलर होगा, Mn2 पॉजिटिव 3d5 है तो पिंक कलर होगा, Fe3 पॉजिटिव 3d5 है तो येलो कलर होगा, Fe2 पॉजिटिव है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ग्रीन कलर होगा, और CO2 पॉजिटिव 3d7 होगा तो पिंक कलर होगा। और इसी प्रकार से Ni2 पॉजिटिव पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है एक बार परीक्षा में, Ni2 पॉजिटिव है D8 है तो ग्रीन कलर होगा, CO2 पॉजिटिव है 3d9 तो ब्लू कलर होगा, और Za2 पॉजिटिव 3d10 है तो कलरलेस होगा। ये हमें लिखना नहीं था पर मैं टेबल को याद रखना है, याद रख लीजिएगा। अब इसके अगला चलते प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले विद्यार्थियों, एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना मैं ले चल रहा हूं, थोड़ा सा यहां से स्क्रीन सेट कर अगली स्क्रीन की तरफ मैं ला रहा हूं आपको। आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको जाना है और वहां पर आपको टाइप करना है स्पीड लर्न। आप जैसे आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप सर्च वाला ऑप्शन में जाना, और सर्च वाला ऑप्शन में जाने के बाद SPEED टाइप करिएगा स्पीड। उसके बाद में टाइप कीजिएगा LEARN और उसको सर्च कर लीजिएगा। जब आप उसको सर्च करोगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा टेक्स्ट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, वहां से उसको डाल देना है। आप यहां पर आ जाएंगे। जैसे आप यहां पर आएंगे तो ये आपका होम स्क्रीन दिखाई देगा। पहला जो हमने पोस्टर दिया हुआ है, एमपी बोर्ड की परीक्षा में 100% रिजल्ट के लिए कोचिंग नहीं स्पीड लर्न को चुने। दूसरी बात है कि स्पीड एमपी बोर्ड की परीक्षा में हो परेशान तो याद रखो आपके साथ खड़े हम लोग, यानी कि स्पीड लर्न। आगे स्पीड लर्न आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। क्यों चुने स्पीड लर्न को? तो आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के टाइपिंग और हैंड राइटिंग नोट्स मात्र 49 रुपीज में आपको यहां पर अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, और इसके अलावा कॉलेज के जो नोट्स है वो भी आपको यहां पर उपलब्ध होंगे। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है स्पीड लर्न, तो आप जाइए और उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब जैसे डाउनलोड आपने कर लिया तो आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे। यदि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो आप यहां पर आ सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे
तो आपको जैसे कक्षा 12वीं फिजिक्स के नोट्स बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम में उपलब्ध है, 14 यूनिट है। तो यदि आप इसमें जाएंगे तो आपको पूरी 14 यूनिट के टाइप नोट्स आपको मिलेंगे, टाइप नोट्स मिलेंगे, जिसमें हमने पहली यूनिट आप लोगों के लिए फ्री कर रखी है, पहली यूनिट आप लोगों के लिए फ्री कर रखी है, या पहली यूनिट है चैप्टर फर्स्ट। तो यदि आपको पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, तो फिर बाकी के नोट्स आप मात्र 51 रुपए देकर आप परचेस कर सकते हैं, मात्र 51 रुपए देकर आप इसको परचेस कर सकते हैं, इनको नोट्स को। ठीक है। अब यदि आप इसी प्रकार से केमिस्ट्री और बायो का नोट्स भी लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री और बायो का नोट्स भी आप परचेज, जैसे यहां देखिए ना, ये पूरा हमने इसको दे रखा है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स है इसके अंदर। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र की रेखा, सतत वक्र अर्थात कोई क्षेत्र रेखा। तो ऐसा कैसा ही पोर्शन आपका हिंदी मीडियम का भी आपको मिलेगा, और ऐसा कैसा ही पोर्शन आपको इंग्लिश मीडियम का भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाइए, वहां पर जाइए और डाउनलोड कीजिए, और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो हम चल रहे वापस अपने टॉपिक्स की तरफ आगे। क्यूमीन से फिनॉल का विरचन, मोबाइल एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल कीजिए और नोट्स आप परचेज कीजिए, मात्र 51 रुपए में पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। और उसके अंदर बहुत जल्दी हम फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, लगभग 15 दिन या 1 महीने बाद वो आएगी। क्यूमिन से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है और फिनॉल से पिक्रिक एसिड को बनाना है, उसके अपोजिट दिया और रीमर टीमर रिएक्शन और एसिडिफिकेशन देख लेते हैं इनको। देखो विद्यार्थी, ये एक बड़ा प्रश्न है, 17वां हम देखेंगे, थोड़ा आगे जाके इसको देखेंगे। देखो क्यूमिन से फिनॉल, क्यूमिन का फार्मूला कुछ ये होता है, यानी रिंग के ऊपर CH होता है। जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो या फिर इसका परऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो तो कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिनॉल बन जाएगा और यहां पर आपका एसीटोन बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्यूमिन से आपने क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। अगली अभिक्रिया फिनॉल से पिक्रिक एसिड को बनाना, तो फिनॉल का फार्मूला ये होता है, इस पर आप 3 मॉलिक्यूल आपको नाइट्रिक एसिड लेना, कितने मॉलिक्यूल लेना, 3 मॉलिक्यूल लेना है। तो 2, 4 और 6 पोजीशन पर जाकर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी को हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसके अपोजिट क्या पूछा है, निम्न नाम वाली अभिक्रियाओं की रासायनिक अभिक्रिया लिखे ना, राइट बिलो नेम रिएक्शन, रीमर टीमान अभिक्रिया। अब देखो रीमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है तो आप अच्छे से जानते हो, रीमर टीमान में हम फिनॉल लेते हैं, उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और 3NaOH के साथ कराते हैं। तो यहां क्या होता है, यहां पर इसके ऑर्थो, इस OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा और 3NaCl और 2H2 निकल जाएगा, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भी लिख सकते हो, फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली भी लिख सकते हो, पर जो है रीमर टीमान में ये रिएक्शन ज्यादा फेमस है। बात करते हैं एस्टरीफिकेशन की, एस्टरीकरण की। तो विद्यार्थी एस्टरीकरण क्या होता है, तो एस्टरीकरण में आप क्या करोगे, देखो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, एस्टरीकरण में आप क्या करोगे, तो एस्टरीकरण में हमने लिखेंगे, जैसे हमने लिखा CH3COOH, ये लिया एसिडिक एसिड, इसका रिएक्शन आप कराओगे किसी अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ आपने रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, यहां से H जाएगा, यहां से OH गया, तो क्या बचा आपके पास बचा CH3COO C2H5 बचा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर चला गया। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या, एस्टर, क्या बनेगा, एस्टर बना। तो इस रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला डीएनए आरएनए में कोई 2 अंतर लिखना है, 3 अंतर लिखना है, सॉरी। तो डीएनए क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है, याद रखना। स्ट्रक्चर, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल होती है और आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। कार्य, डीएनए अनुवांशिक जानकारी का स्थायी भंडारण करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है या फिर संदेशवाहक का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, स्थान, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है और आरएनए कोशिकाओं में मुख्य रूप से ये कहां पाया जाता है, द्रव्य के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद गोलाकार प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस पाए, तो साइज, सघन गोलाकार होती हैं, क्या होती, उनकी गोलाकार होती है, और फाइब्रस में लंबे रेशेदार धागे के जैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो गोलाकार जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन वाटर पर सोल्यूबल नहीं होते हैं। वर्क, कार्यात्मक जैसे एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और यह मांसपेशियों, बालों और हड्डियों में का निर्माण करते हैं। उदाहरण, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलर प्रोटीन यानी गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण। केरोटिन, कोलेजन और इलास्टिन, ये किसके उदाहरण है, फाइब्रस प्रोटीन। स्थिरता, तापमान और पीएच में परिवर्तन के प्रति सेंसिटिव होते हैं और ये टेम्परेचर और पीएच में चेंज होने के प्रति लेस सेंसिटिव होते हैं, कम सेंसिटिव होते हैं।
प्रश्न क्रमांक 17, बहुत बढ़िया प्रश्न लगा मुझे, बहुत अच्छा सा प्रश्न लगा। आई होप आपने इस प्रश्न को कर दिया होगा सॉल्व। वैसे इस प्रश्न को देखो मैं बताता हूं प्रश्न क्या कह रहा है। आप देखोगे गौर से तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, निम्न ग्राफ में बिंदु की वक्र की पहचान कर विलयन के वाष्प दाब तथा ताप के मध्य, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्रश्न उसने पूछा है। आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है अब दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। ठीक, अब इस क्वेश्चन देखो, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखो, यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न ग्राफ के बिंदु में वक्र की पहचान कर विलयन का वाष्प दाब व ताप के मध्य आरेख को स्पष्ट कीजिए। आइडेंटिफाई द पॉइंट एंड कर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको क्या तीन बातें दी हुई, क्या पहला दिया पॉइंट एक्स वाई जेड, कर्व ए बी और कर्व सी डी, इनको आपको एक्सप्लेन करना है ना विद्यार्थियों। तो देखो यहां पर क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इस ग्राफ को यदि आप देखोगे गौर से, तो अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, ठीक है। जूम करने के बाद थोड़ा सा क्या होगा, मुझे समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को यदि आप गौर से देखोगे तो आप में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया पॉइंट एक्स वाई और जेड क्या है। तो पॉइंट एक्स क्या है, पॉइंट वाई क्या है और पॉइंट जेड क्या है, यह आपसे पूछा गया, या पॉइंट जेड क्या है। तो देखो पॉइंट एक्स क्या है, शुद्ध विलायक का यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। वाई क्या है, सॉल्यूशन यानी विलियन का बॉइलिंग पॉइंट है। और जेड क्या है, तो जेड विलायक और विलियन यानी कि हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो टेम्परेचर है उसको डिफाइन कर रहा। मतलब ये ग्राफ आप कहां पर पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो ये क्वथनांक में उन्नयन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ते हो। तो ये जो आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विद्यार्थियों ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेल टी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो जेड है वो क्या हो गया, डेल टी बी, यानी विलायक और विलियन, सोलवेंट और सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको डिनोटेट कर रहा है। तो खाली ये तीन लाइनें लिखनी थी एक्स वाई जेड में। क्या है, एक्स क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। पॉइंट वाई क्या है, विलियन का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और जेड क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलायक और विलियन के ताप में अंतर को बताता है, जिसको हम डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पूछा उसने कर्व ए बी क्या है, तो कर्व देखो ए यहां से स्टार्ट हुआ और बी यहां पर खत्म हुआ। तो कर्व ए बी जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कर्व को शो कर रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहां बता रहा हूं, देखिएगा। अब इसका बता रहा हूं यहां पर डिटेल में, देखो ये पॉइंट एक्स, ये बिंदु किसी निश्चित तापमान पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुरूप होता है। बिंदु बी, यह बिंदु एक्स के समान तापमान पर विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है। क्योंकि समान तापमान पर विलयनों का वाष्प दाब शुद्ध विलायकों की तुलना में कम होता है, इसलिए वक्र पर बिंदु वाई एक्स से नीचे है। तो कुल मिलाकर ये किसको बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को तो बता रहा है, पर ये वेपर प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते बिंदु जेड, ये उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। यह बिंदु विलयन वक्र सीडी पर और उच्च तापमान को दर्शाता है। जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया है, यह तापमान विलयन का क्वथनांक है। विद्यार्थियों एक जानकारी और मैं दे दूं, यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये क्लियर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है इसको, क्योंकि बनाना पड़ता है इसको आंसर को। आगे देखते हैं वक्र ए बी, यह वक्र शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब और तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। कर्व ए बी, दिस कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द प्योर सॉल्वेंट। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। किसके बारे में बात कर रहा हूं, इस ए बी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं सी डी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सीडी के बारे में जब मैं आपको ले चल रहा हूं, तो सीडी के बारे में देखिएगा, यह वक्र विलयन के लिए वाष्प दाब तापमान संबंध को दर्शाता है। शुद्ध विलायक वक्र ए बी की तुलना में विलयन वक्र सभी तापमानों पर कम होता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय की उपस्थिति होती है, जो विलयन के वाष्प दाब को कम कर देता है। दिस कर्व शो द वेपर प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर द सॉल्यूशन।
compared to the pure solvent curve AB, the solution curve is lower at the temperature because of the presence of a non-volatile solute which lower the vapor pressure of the solution. अब इसकी खास बात क्या है, एक विलयन का वाष्प दाब हमेशा समान तापमान पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यही कारण है कि ग्राफ पर विलयन वक्र CD शुद्ध विलायक वक्र AB के नीचे दर्शाया गया है। ठीक है ना, द की पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, which is why the solution curve CD is located below the pure solvent curve AB on the graph. अब आता है न्यूमेरिकल इसके ठीक बाद में, आपके पेपर में न्यूमेरिकल आपको दिखा होगा। एक पात्र 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में विलय करने पर 1.013 बार दाब पर विलयन किस ताप पर उबलेगा। इस जल के लिए के नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.52 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kilogram of the water in the saucepan at the what temperature will be solution boil at pressure of 1.013 bar, kb for water is 0.52। देखिएगा वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का वजन कितना है 18 ग्राम दिया क्वेश्चन में, यहां देखो 18 ग्राम दिया है। उसके बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर, वाटर कितना दिया 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दिया। उसके बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180 होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी जल का कितना होता है 100 डिग्री होता है, यानी कि 373 केल्विन होता है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, टीबी पता करना है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया 0.52 दिया, तो डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम इंटू 1000 बाय डब्ल्यू। आपने पढ़ा है फार्मूला, ठीक है ना, हम क्वथनांक में उन्नयन जब पढ़ते हैं ना तो ये फार्मूला पढ़ते हैं, तो टीबी इक्वल टू माइनस 373, ठीक है ना, 373 इक्वल टू 0.52, 18/180, डब्ल्यू कितना 18, एम कितना 180, ये 1000 हो जाएगा। जब इसको टीबी इक्वल टू माइनस 373 इक्वल टू 0.52, तो टीबी इक्वल टू 373.052, इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं, एक और सॉल्यूशन यहां शॉर्ट में कर रखा मैंने, देखो डेल टीबी इक्वल टू केबी 1000 इंटू W2 M2 बाय W1, 0.52 क्वेश्चन में दिया हुआ, 1000 अभी हमने आपको कहा, 18 भी क्वेश्चन में दिया, 180 ग्लूकोज का मास होता है और W1 कितना हो गया 1000, आपका आंसर आ जाएगा 0.052। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, T इक्वल टू T नॉट प्लस 0.052, ठीक है। अब T नॉट क्या है, तो 373.15 होता है, किसका, जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर प्लस इसमें इसको जोड़ दो तो 373.202 हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ये शॉर्ट टेक्निक, सबसे सरल तरीका। चलते हैं आगे दिया हुआ है अगला, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, चलो हो गया ना। निम्न ग्राफ आरेख और बिंदु की पहचान करो जो वाष्प दाब ताप के मध्य आरेख को स्पष्ट करता है। अब देखो यहां पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु XYZ, ठीक है। आपसे क्या कहा गया कि XYZ को आइडेंटिफाई कीजिए, X ये रहा, Y ये रहा और Z ये रहा। वक्र AB को बताना है और फिर यहां पर YD, Y और D को बताना है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने इसका आंसर यहां पर टाइप कर रखा पूरा, ये बिंदु XYZ, इस ग्राफ में बिंदु X शुद्ध विलायक के हिमांक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस ग्राफ में बिंदु Y किसी वाष्पशील विलायक में घुले हुए विलय अर्थात विलयन के हिमांक को प्रदर्शित करता है। देखो ये हिमांक को तो प्रदर्शित कर रहा है, पर ये साथ में किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसके वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि बिंदु X जो है वो सॉल्वेंट के हिमांक के साथ में उसके वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है, और Y जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को तो प्रदर्शित कर रहा है, क्वथनांक को तो प्रदर्शित कर रहा है, सॉरी हिमांक को तो प्रदर्शित कर ही रहा है, और साथ में वेपर प्रेशर को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप बोलोगे सर हिमांक क्यों बोल रहे हो आप, अरे भैया फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम हिमांक में अवनमन पढ़ते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ते हैं तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है। बस ये आप दिमाग में बिठाना है और इसको सोल्व करना है। अब आगे देखो अगला क्या दिया हुआ है, अब देखो इस ग्राफ में बिंदु Z शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे सामान्यतः डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इन दिस ग्राफ पॉइंट Z रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द freezing point of the pure solvent and the freezing point of the solution, that is the depression in freezing point, which is simply represented by del TF। वक्र AB क्या है, ये एक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है।
ये एक सीधी रेखा है जो बताती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वाष्प दाब उसी अनुपात में बढ़ेगा। This is show the relationship between the vapor pressure and the temperature of the pure solvent. It is a straight line that is show that the temperature increases, the vapor pressure also increases in the same proportion. वक्रवाइडी यह एक विलयन का वाष्प दाब और तापमान के बीच में संबंध को दर्शाता है। इस विलयन में एक अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। राउल्ड के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसलिए वक्र वाई डी वक्र ए बी के नीचे स्थिर हो जाता है। तो ये इंग्लिश में इसको हमने दिया, चाहे तो वीडियो को रोक के उसको पढ़ लीजिएगा। अब कंक्लूजन की तरफ हम लोग नहीं चल रहे, हम सीधे चल रहे अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम विद्युत अपघट्य की 50 ग्राम बेंजीन में विलय करने पर हिमांक में 0.40 की केल्विन की कमी होने पर विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। 1 gram of the non-electrolyte solute dissolved in the 50 gram of the benzene lowered freezing points benzene by 0.40 Kelvin. Find the molar mass of the solute. The freezing point pressure constant of benzene is 5.12 mole inverse. अब देखो क्या दिया, WB 1 ग्राम दिया हुआ है, देखो 1 ग्राम दिया हुआ है, WA 50 ग्राम दिया हुआ, क्वेश्चन में देखो 50 ग्राम दिया हुआ है ना। डेल TF इक्वल टू 0.40 है ना, ये देखो 0.40 केल्विन दिया हुआ है। KF इक्वल टू 5.12, ये 5.12 दिया हुआ है। अब फार्मूला MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय W इंटू डेल TF। मान रखने पर 5.12 KF की जगह WB की जगह 1 रखा, 1000 ऐसा कैसे रख दिया, W की जगह 50 और डेल TF की जगह 0.40 दिया। आपका आंसर सॉल्व करोगे तो 256 निकल कर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, फैराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, उसका गणितीय व्यंजक लिखिए। स्टेट द फैराडेज लॉ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गिवन इट्स मैथमेटिकल्स। किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान m विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा q के समानुपाती होता है। द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड्स इज प्रोपोर्शनली टू द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी q पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या दिया हुआ, m प्रोपोर्शनली q दिया हुआ है। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर m प्रोपोर्शनली, ये समानुपाती हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, z q हो जाएगा। या m क्या है, निक्षेपित या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है। मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेटेड इन द ग्राउंड। क्यू क्या है, चार्जेस पास्ड, प्रवाहित आवेश। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चूंकि आवेश क्यू इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए व्यंजक को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, एम इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ऐसा प्रश्न एक और आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम यहां पर इस प्रश्न की तरफ आ गए। देखो तो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, T इक्वल टू 2 घंटा। 2 घंटे को हमने मिनट्स में सेकंड में बदला तो 2 गुणा 60 गुणा 60 7200 हो जाएगा। Q इक्वल टू IT होता है तो 0.5 ऐसा कैसा उतार दिया, गुणा 7200 हो जाएगा। तो आपका आंसर 3600 कूलाम्स आ जाएगा। वी नो दैट 9648 कूलाम यानी 1 फैराडे बराबर 96487 कूलाम होता है। ये किसके बराबर होता है, तो 6.023 10 की घात 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। देन 3600 कूलाम्स इक्वल टू 6.023 10 की घात 23 गुणा 3600, ठीक है, गुणा 3600 बटा 9648 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2.25 × 10 की पावर 22 हो जाएगा। कोलराश का नियम, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। चलते आगे। तो विद्यार्थियों अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है कोलराश का नियम। क्या आएगा, कोलराश का नियम। कोलराश का नियम जो है वो आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है, अच्छा सा उसको नियम को लिखना है और उसका फार्मूला बताना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला और उसका नियम लिखना है और इसके बारे में डिटेल देना। लेमडा इनफाइनाइट एम क्या है, एक्स पॉजिटिव क्या है, लेमडा इनफाइनाइट सी क्या है, ये क्या है, वाई और लेमडा इनफाइनाइट ए क्या है। तो केटायनिक कंडक्टिविटी और एनायनिक कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट डायल्यूशन अनंत अनुता पर जो सम होता है वही कोलराश का नियम कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ जाता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट में लेमडा इनफाइनाइट एम का परिकलन कीजिए यदि Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव की चालकता है क्रमशः 1190, 106, 76.3 और 160। ठीक है, ऐसे कुछ दी हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकताओं की गणना करने के लिए हम संबंधित आयनों को दी गई सीमांत मोलर चालकता की बात करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूरा रिलेटेड है किससे, कोलराश के लॉ से। तो देखो मैं आ जाता हूं सीधा, जब आप MgSO4 को डिसोशिएट करते हो, वियोजित करते हो, तो आप डिसोशिएट करोगे तो Mg2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में वो डिसोशिएट हो जाता है। क्लियर है। अब इस अभिक्रिया को हम कैसे दर्शा सकते हो, देखो हमने यहां लिख रखा है
हमने लिखा MgSO4, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर आता हूं मैं। यहां पर देखो, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है लेमडा इन्फिनिट Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है 106 और SO4 की वैल्यू दे रखी है 160। अब मैग्नीशियम सल्फेट में कौन सा है, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो इन दोनों को जोड़ना है, बस जोड़ के आपको आंसर निकालना है। बड़ा सरल सा है, मेहनत बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कठिन लग रहा है पढ़ने में ना। इसी प्रकार देखो, ये आ जाते हैं कैल्शियम, कैल्शियम की वैल्यू क्वेश्चन में 119 दी, Cl कितनी थी 76, Cl कितने, तो विद्यार्थियों आप देखोगे हमने लिखा CaCl2, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो Cl2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव है, तो Cl की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, तो 119 तो ये हो गया, फिर 2, ठीक है, 2 गुना 76.3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अरे भैया क्लोरीन कितने हैं, 2 है, इसलिए इसमें 2 गुना हो जाएगा, 76 में 2 गुना हो गया, तो आपका आंसर 119, इसका गुणा इसमें करोगे तो 152, आपका आंसर 271 निकल कर आ गया। तो ये आपका आंसर यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला SN1 SN2 रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से पता है, आपने पढ़ी रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेड में रिएक्शन ये थी, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl HCl के साथ करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। आगे चलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब देखो बीटा एलिमिनेशन में आपको समझा देता हूं, होता क्या है कि बीटा एलिमिनेशन में से हमने लिया CH3 CH2 Cl, अब इस KOH की रिएक्शन कराओगे तो इस K के साथ जाएगा Cl और इस H के साथ जाएगा OH, तो मतलब बीटा एलिमिनेशन का मतलब कि बीटा पोजीशन से क्या जाएगा, ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर चला गया तो इथेन बन गया, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। या फिर ऐसा ले लो CH3 तो यहां से अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां से Br को निकाल दिया, यहां से K तो KBr और यहां से HOH हो गया, तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा, ये दे रखी हमने स्टीफन रिएक्शन, क्या लिखोगे आप, स्टीफन रिएक्शन में थोड़ा सा और सरल कर बताता हूं, स्टीफन रिएक्शन को मैं सरल कर देता हूं। देखो स्टीफन रिएक्शन क्या है, स्टीफन रिएक्शन मैंने लिया यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CN प्लस इसका रिएक्शन मैंने करवाया किसका, SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं। देखो मैंने लिखा CH3CN, ठीक है, इसका मुझे रिडक्शन करवाना है, तो मैंने यहां पर कितने हाइड्रोजन ले लिए विद्यार्थियों, 2 हाइड्रोजन ले लिए मैंने, ठीक है, और मैंने लिख दिया SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, देखो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये दोनों हाइड्रोजन इस CN में जाके जुड़ जाएंगे। अब इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पर O आ गया, यहां पर H2 आ गया, तो क्या बना CH3CHO, देखो ये बन गया CH3CHO, तो यहां पर मैं लिख दूंगा CH3CHO प्लस यहां पर क्या बनते हुए दिख रहा है आपको, NH3 बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन होगी, अभी आपने कहा स्टीफन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन यहां होगा, देखो ये कार्बन यहां जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ा, तो देखो CH3 ये CH3 ये CH ये CH यहां पर आ गया, इस O के पास H आ गया, OH हो गया, फिर ये क्या बचा CH2 इसमें जाके जुड़ गया, CH हो गया, एल्डोल बन गया। आगे चलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ होती है, CrO2Cl2 के साथ होती है ना, तो जब इसके साथ रिएक्शन तो रिएक्शन होती है तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और बेंजीन एल्डिहाइड बन जाता है। टोलेन परीक्षण क्या, तो टोलेन में क्या होगा कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी कि टोलेन अभिकर्मक के साथ कराओगे तो एक सिल्वर मिरर यहां बनते हुए आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन आपको लिखना है, नोट कर लीजिएगा। केवल रासायनिक अभिक्रिया देखिए, देखो पहला एथेनामाइड को H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओ, एथेनामाइड को जब H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिडिक एसिड बनेगा, याद रखना, और अमोनिया बाहर निकल जाएगा। आगे बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया करेगा, अरे गेटरमैन कोच रिएक्शन है, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा। अगला फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र KOH के साथ गर्म करने पर, अरे कौन सी रिएक्शन है, केनिजारो अभिक्रिया है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, KOH ले लिया तो यहां पर मेथेनॉल बन जाएगा और पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा, केनिजारो रिएक्शन। एसिडिक एसिड की अमोनिया के साथ क्रिया, तो एसिडिक एसिड CH3 प्लस NH3 ये विक्रिया कराओगे तो एसिटामाइड बन जाएगा। तो विद्यार्थियों ये पेपर अभी हमने आपको अर्धवार्षिक का पेपर बताया है, MP बोर्ड का पेपर है, बहुत अच्छा सा पेपर है, जो दिनांक अभी हमने आपको कहा 6 नवंबर 2025 को हुआ है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने। यदि आपको कोर्स परचेस करना है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए।
तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।